हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ सुमित्रा सैनी, केमिस्ट्री लेक्चरर। आप सभी का केमिस्ट्री टूल चैनल में हार्दिक स्वागत है। अपना जो टॉपिक चल रहा था वो क्या था? हाइपर कॉन्जुगेशन। इसमें अपन क्या पढ़ रहे थे? एल्किन की स्टेबिलिटी। एल्किन की स्टेबिलिटी के क्या चल रहे थे? एग्जाम्पल, एल्किन की जो स्टेबिलिटी है वो किससे इंक्रीज होती है? एल्किन की जो स्टेबिलिटी वो किससे इंक्रीज हो रही थी? अल्फा एच की संख्या पे। अगर अल्फा एच की संख्या इंक्रीज होगी तो उस कंपाउंड्स की क्या होगी? स्टेबिलिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। इसके क्या देख रहे थे अपन? एग्जाम्पल देख रहे थे। नेक्स्ट एग्जाम्पल स्टार्ट करते हैं। ये मैंने कोई एग्जाम्पल लिया है। अपन क्या देख रहे हैं? स्टेबिलिटी किसकी? एल्किन की स्टेबिलिटी। एल्किन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर। एल्किन की स्टेबिलिटी वो किससे इंक्रीज होती है? अल्फा एच की संख्या पे। अगर अल्फा एच की संख्या इंक्रीज होगी तो उस कंपाउंड्स की क्या होगी? स्टेबिलिटी भी क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इसमें अपन क्या देख रहे हैं? अल्फा एच की संख्या। ये एल्किन है, इससे एल्किन के जस्ट पास वाला कार्बन क्या कहलाता है? अल्फा कार्बन। इन सभी में ये क्या है? अल्फा कार्बन। इस कंपाउंड्स में भी क्या है? पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन। इसमें ये अल्फा, इसमें ये अल्फा। अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। ये क्या है? अल्फा कार्बन। इसमें कोई अल्फा कार्बन नहीं है। तो ध्यान से देखना स्टूडेंट्स। अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन, अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं? अल्फा हाइड्रोजन। तो इस कंपाउंड्स में कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 यहाँ पे और 3 यहाँ पे। कितने हो गए टोटल? 6। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? 6। ऐसे यहाँ पे 3 और 3 कितने हो गए? 6। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी? 6। यहाँ पे भी कितने अल्फा हाइड्रोजन है? 3 और 3 6। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी हो गई? 6। यहाँ पे कितनी है? 3 + 3 + 3 + 3। 3 + 3 6, 6 + 3 9, 9 + 3 12 है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 12 है। इसमें कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है। इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 0 है। जैसे एक एग्जाम्पल और लेते हैं। जैसे यहाँ पे इस कंपाउंड में भी देखते हैं अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है? 3। ये मैंने कोई एग्जाम्पल लिया है। इसमें क्या है? अल्फा कार्बन। अब इन तीनों कंपाउंड्स में क्या हो रही है? अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या हो रही है? सेम हो रही है। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या है? सेम है। किन? इन कंपाउंड्स तीनों में। सेकंड, थर्ड और फोर्थ में क्या हो रही है? अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या हो रही है? सेम हो रही है। तो इस अल्फा हाइड्रोजन की संख्या सेम होती है, उसको अपन किसे देखा था? मैंने एल्किन के टाइप में क्या बताया था? एल्किन कितने टाइप की होती है? एल्किन 2 टाइप्स की होती है। एल्किन 2 टाइप की होती है। कॉन्जुगेटेड एल्किन मतलब कॉन्जुगेटेड, और नॉन कॉन्जुगेटेड। कॉन्जुगेटेड का मतलब संयुग्मित और नॉन कॉन्जुगेटेड का मतलब असंयुग्मित। नॉन कॉन्जुगेटेड संयुग्मित एल्किन, इस एल्किन को क्या बोलेंगे? असंयुग्मित एल्किन। मैंने ये बोला था संयुग्मित एल्किन की स्टेबिलिटी क्या होती है? इंक्रीज होती है। किससे? असंयुग्मित एल्किन से। ये मैंने कल के लेक्चर में आपको बता दिया था। कॉन्जुगेटेड एल्किन मतलब संयुग्मित एल्किन किसको बोलते हैं?
संयुग्मित एल्किन उसको बोलते हैं जिसमें डबल बॉन्ड, कार्बन डबल बॉन्ड, दो डबल बॉन्ड्स सिंगल, अगर दो डबल बॉन्ड्स को सिंगल बॉन्ड्स क्या कर रहा है, सेपरेट कर रहा है, तो वो एल्किन कौन सी कहलाती है, कॉन्जुगेटेड, मतलब संयुग्मित एल्किन कहलाती है। वो एल्किन कॉन्जुगेटेड या संयुग्मित एल्किन कहलाती है। तो इसमें संयुग्मित एल्किन कौन सी है, दो डबल बॉन्ड्स के बीच में सिंगल बॉन्ड्स क्या कर रहा हो, सेपरेट कर रहा हो। तो यहाँ पे दो डबल बॉन्ड्स के बीच में सिंगल बॉन्ड कहीं पे भी सेपरेट नहीं कर रहा हो, तो ये एल्किन कौन सी एल्किन कहलाएगी, नॉन कॉन्जुगेटेड। नॉन कॉन्जुगेटेड एल्किन क्या कहलाती है, दो डबल बॉन्ड्स के बीच में, दो डबल बॉन्ड्स के बीच में नॉन कॉन्जुगेटेड एल्किन कौन सी कहलाती है, असंयुग्मित एल्किन किसको बोलते हैं, दो डबल बॉन्ड्स के बीच में एक या एक से ज़्यादा क्या है, सिग्मा बॉन्ड्स आए, या एक से ज़्यादा सिग्मा बॉन्ड्स डबल बॉन्ड्स को क्या करते हैं, सेपरेट्स करते हैं। दो डबल बॉन्ड्स के बीच में एक या एक से ज़्यादा सिग्मा बॉन्ड्स हो तो वो एल्किन क्या कहलाती है, असंयुग्मित एल्किन। तो दो डबल बॉन्ड्स के बीच में सिग्मा बॉन्ड एक या एक से ज़्यादा है, तो ये सारी एल्किन क्या कहला रही है, ये जो सभी कंपाउंड्स हैं ये क्या है, असंयुग्मित एल्किन। मैं यहाँ पे बात करूँ, ये जो एल्किन है ये कौन सी एल्किन है, असंयुग्मित। असंयुग्मित एल्किन। असंयुग्मित एल्किन में भी क्या आ गई, अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या होगी, इंक्रीज। मैंने कहा कॉन्जुगेटेड एल्किन किससे इंक्रीज होती है, अल्फा एच की संख्या से। अगर अल्फा एच की संख्या ज़्यादा होगी तो कॉन्जुगेटेड एल्किन इंक्रीज होगी। इसमें मैंने क्या बताया था, अल्फा एच की संख्या क्या होगी, अगर इंक्रीज है तो क्या होता है, उस कंपाउंड्स की क्या होती है, स्टेबिलिटी भी इंक्रीज होती है। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट, अगर अल्फा एच की संख्या सेम हो, अल्फा एच की संख्या सेम किस में, असंयुग्मित एल्किन में, अल्फा एच की संख्या सेम या बोल दूं में समान हो, तब क्या होता है, असंयुग्मित एल्किन है ये टू टाइप्स में डिवाइड हो जाती है। टू टाइप्स में डिवाइड हो जाती है, किस में, कॉन्जुगेटेड और नॉन कॉन्जुगेटेड। असंयुग्मित और असंयुग्मित एल्किन टू टाइप्स में डिवाइड हो जाती है, असममित और सममित। असममित और सममित। असंयुग्मित एल्किन है, अगर अल्फा हाइड्रोजन की संख्या सेम हो तो ये टू टाइप्स में डिवाइड हो जाती है, असममित और सममित। असममित और सममित एल्किन। असममित एल्किन क्या होती है और सममित एल्किन क्या होती है, मैंने कल के लेक्चर में बताया था। असममित एल्किन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है किससे, सममित एल्किन से। अब इनमें कौन सी एल्किन तो सममित है और कौन सी एल्किन असममित है। सममित एल्किन के बारे में मैंने क्या बताया था, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन CH3, ये एल्किन क्या कहला रही थी, सममित एल्किन। ऐसा प्लेन लगाएं जो दो टाइप्स में क्या, इक्वल टाइप्स में क्या करते हैं, डिवाइड कर दे इनको, इक्वल टाइप्स में बांट दे इनको। ये कौन सी एल्किन है, सममित एल्किन। सममित एल्किन ये भी क्या होती है, इसके भी दो फैक्टर हैं, ट्रांस और सिस। ट्रांस और सिस किसके, सममित एल्किन्स के। सममित एल्किन फिर से टू टाइप्स में डिवाइड हो जाती है, ट्रांस एल्किन और सिस एल्किन। ट्रांस एल्किन और सिस एल्किन, ट्रांस एल्किन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है किससे, सिस एल्किन से। तो मैं यहाँ पे बात करूँ सेकंड, थर्ड और फोर्थ जो कंपाउंड्स हैं वो क्या है, असंयुग्मित है। असंयुग्मित में भी क्या है, असममित एल्किन है या सममित एल्किन है। ये क्या है, सममित एल्किन भी है और असममित एल्किन भी है। इसमें से सममित एल्किन कौन सी होगी, जो क्या होगी, जो इक्वल पार्ट्स में क्या होगी, डिवाइड होगी। तो ये जो थर्ड और फोर्थ नंबर का कंपाउंड है ये क्या है, सममित एल्किन का। असंयुग्मित में भी सममित एल्किन का, क्योंकि इसको डिवाइड करने पे क्या, सेम पार्ट्स में यहाँ पे कोई भी प्लेन लगाए तो वो प्लेन दो इक्वल भाग में क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। मतलब लेफ्ट एंड राइट साइड क्या है, इनका समान है। लेफ्ट साइड में भी CH3 ग्रुप है और राइट साइड में भी क्या है, CH3 ग्रुप है। ये कौन सी एल्किन है, सिस एल्किन, और ये कौन सी एल्किन है, ट्रांस एल्किन। तो ट्रांस एल्किन की स्टेबिलिटी क्या होती है, ज़्यादा होती है किससे, सिस एल्किन से। तो यहाँ पे ये तो कन्फर्म हो गया कि
जो थर्ड नंबर का जो कंपाउंड्स है इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किससे, सेकंड नंबर वाले कंपाउंड से। अब बात आती है असममित एल्किन की। असममित एल्किन क्या होती है, ऐसी एल्किन्स जिसका लेफ्ट एंड राइट साइड क्या हो, किसकी बात कर रही हूँ मैं, असममित एल्किन की। इतनी देर मैंने की थी सममित की, अब मैं कर रही हूँ असममित की। ऐसे एल्किन जिसको डिवाइड करने पर वो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड ना हो, अनइक्वल पार्ट्स में हो, मतलब लेफ्ट एंड राइट साइड पे डिफरेंट ग्रुप जुड़े हुए हों, वो एल्किन कौन सी कहलाती है, असममित एल्किन। इसमें लेफ्ट साइड पे क्या जुड़ा होता है, सेम ग्रुप्स मतलब, और राइट साइड पे कोई ग्रुप्स नहीं है यहाँ पे, तो ये एल्किन कौन सी एल्किन कहलाती है, असममित एल्किन। मतलब लेफ्ट एंड राइट साइड पे डिफरेंट ग्रुप जुड़े हो, तो ये वाली कौन सी एल्किन है, असममित एल्किन। मैंने क्या बताया था, असममित एल्किन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है किससे, सममित एल्किन से। तो ये कौन सी एल्किन है, असममित एल्किन। असममित एल्किन की स्टेबिलिटी ज़्यादा है किससे, सममित से। तो सेकंड कंपाउंड्स है इसकी स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किससे, थर्ड एंड फोर्थ से। तो सेकंड कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किससे, सॉरी इसमें मैंने क्या बताया था, यहाँ पे सममित में थर्ड की ज़्यादा होगी किससे, यहाँ पे सॉरी हमें जब मैंने सममित बताया था इसमें किसकी ज़्यादा बताई थी, ट्रांस की ज़्यादा बताई थी। तो ट्रांस कितने नंबर पे है, ट्रांस फोर्थ नंबर पे है। फोर्थ की ज़्यादा होगी किससे, थर्ड से। फोर्थ की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किससे, क्योंकि फोर्थ ट्रांस पे है और थर्ड नंबर पे क्या है, सिस। तो मैंने था सममित में क्या होता है, ट्रांस और सिस। ट्रांस की स्टेबिलिटी ज़्यादा होती है किससे, सिस से। तो फोर्थ नंबर वाले कंपाउंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी कंपेयर टू थर्ड वाले से। अब असममित की बात की थी, असममित का एग्जाम्पल कौन सा है, सेकेंड वाला। असममित की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किससे, सममित से। तो सेकंड कंपाउंड्स की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी किससे, थर्ड एंड फोर्थ से। सेकंड की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी थर्ड एंड फोर्थ से। अपन इनका तो रीजन निकालना था, इनमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या क्या आ रही थी, सेम आ रही थी। इन पे तो पता ही लग रहा है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 0 है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या 3 है। जिसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या जितनी ज़्यादा होती है उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा होती है। तो बात चल रही थी सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ में कि इन तीनों में सबसे ज़्यादा किसकी होगी। तो इन तीनों में सबसे ज़्यादा होगी फोर्थ की, इसमें फोर्थ एंड थर्ड में होगी फोर्थ की। और सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ तीनों में कंक्लूजन निकाला तो सेकंड की सबसे ज़्यादा होगी, फिर होगी फोर्थ की, और फिर होगी थर्ड की। सेकंड की सबसे ज़्यादा, फिर फोर्थ की, फोर्थ क्या है ट्रांस पे, और थर्ड नंबर क्या है सिस पे। तो सबसे ज़्यादा फोर्थ की होगी, उसके बाद में सबसे ज़्यादा सेकंड की, सेकंड के बाद में फोर्थ की, फोर्थ के बाद में थर्ड की। यहाँ पे इनका कैलकुलेशन निकाल लिया तो सबसे ज़्यादा किसकी है, सेकंड की, उसके बाद में फोर्थ की, उसके बाद में थर्ड की। इन दोनों से कैलकुलेशन निकाला तो क्या प्राप्त हुआ अपने को, सेकंड की सबसे ज़्यादा, फिर फोर्थ की, फिर थर्ड की। तो अपन इनका स्टेबिलिटी का ऑर्डर देख रहे हैं। ये जो मैंने ये एग्जाम्पल बताया, एग्जाम में ऐसे के ऐसे क्वेश्चन पूछ लिए जाते हैं और कन्फ्यूजन अपने इन्हीं में हो जाता है कि इनमें किसकी ज़्यादा होगी। नेट और गेट के पेपर में ऐसे के ऐसे क्वेश्चन ही एग्जाम में दिए होते हैं। तो अपन इनकी स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो मैंने यहाँ पे बताया था फोर्थ की सबसे ज़्यादा, सेकंड की सबसे ज़्यादा, फिर फोर्थ की, और फिर थर्ड की, ये आया था अपने। तो यहाँ पे अपने स्टेबिलिटी का ऑर्डर देखें तो स्टेबिलिटी किसकी ज़्यादा होगी, अल्फा एच की संख्या जितनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। तो सेकंड की सबसे ज़्यादा होगी, फिर किसकी होगी, फोर्थ की, क्योंकि सेकंड क्या है असममित एल्किन है, और थर्ड एंड फोर्थ क्या है सममित एल्किन है। तो असममित की ज़्यादा होती है किससे, सममित से। सममित में ट्रांस की ज़्यादा होती है, तो ट्रांस पे कौन है, फोर्थ नंबर, उसके बाद में आएगा थर्ड नंबर। उसके बाद में देखते हैं अल्फा एच की संख्या कितनी है। इसमें अल्फा एच की संख्या 12 है, तो सबसे ज़्यादा 12 की होगी। सबसे ज़्यादा कितने नंबर पे 12, 5 नंबर पे। तो 5 नंबर की स्टेबिलिटी सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद में 2 नंबर की, अल्फा एच की संख्या जितनी ज़्यादा उसकी स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। तो इसमें अल्फा एच की संख्या 12 है, तो 12 की सबसे ज़्यादा होगी। उसके बाद में सेकंड, इनमें अल्फा एच की संख्या 6 है, तो इनमें किसकी ज़्यादा होगी, सेकंड की, फिर फोर्थ की, फिर थर्ड की। इसके बाद में देखते हैं अल्फा एच किस में ज़्यादा है, फर्स्ट में, उसके बाद में होगी फर्स्ट में, उसके बाद में किस में है, 6 नंबर पे अल्फा एच की संख्या 0 है। तो उसके बाद सबसे एंड में क्या आएगा, 6 नंबर। ये क्या है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर।
ये अपना स्टेबिलिटी का ऑर्डर वो क्या करेक्ट है। तो एग्जाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जाते हैं किससे, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन से। अब क्वेश्चन आता है ऐसे पूछा जाता है, स्टेबिलिटी का ऑर्डर ना देके, स्टेबिलिटी का क्रम ना पूछ लिया जाता है बॉन्ड ऑर्डर का क्रम क्या होगा, बॉन्ड लेंथ का क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ का क्या होगा, बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर क्या होगा। एल्किन की स्टेबिलिटी ना देके क्या पूछ लिया जाता है, बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बॉन्ड एनर्जी, बॉन्ड लेंथ। स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन, एल्किन की स्टेबिलिटी, एल्किन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर न पूछ के क्या पूछ लिया जाता है, एल्किन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर न पूछ के पूछ लिया जाता है बॉन्ड ऑर्डर बताओ। बॉन्ड ऑर्डर का मीन्स है बंध क्रम, बंध क्रम का ऑर्डर क्या होगा। इसके बाद में पूछा जाता है बॉन्ड ऑर्डर ना पूछ के क्या पूछा जाता है, बॉन्ड स्ट्रेंथ, बंध सामर्थ्य, बंध सामर्थ्य, बंध सामर्थ्य का ऑर्डर बताओ। से बंध सामर्थ्य न पूछ के क्या पूछ लिया जाता है, बॉन्ड एनर्जी, ऊर्जा का, बंध ऊर्जा का ऑर्डर बताओ। बंध ऊर्जा का ऑर्डर बताओ। जैसे बंध ऊर्जा न पूछ के क्या पूछ लिया जाता है, बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई, बॉन्ड लेंथ, बंध लंबाई। ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं किसमें, एल्केन की स्टेबिलिटी को ना पूछ के क्या पूछ लिया जाता है, बॉन्ड ऑर्डर का क्रम बताओ, बंध सामर्थ्य का बताओ, बंध ऊर्जा का बताओ, बॉन्ड लेंथ का बताओ, मतलब बंध लंबाई का ऑर्डर क्या होगा। बंध लंबाई, मैं यहाँ पे बोल दूँ बंध लंबाई, ये सभी क्या होते हैं, ये मतलब एल्किन की स्टेबिलिटी के कौन तो समानुपाती होता है, कौन इसके व्यतिक्रमानुपाती होता है। तो ध्यान से समझिएगा, जो बॉन्ड ऑर्डर है ये क्या होता है, एल्किन की स्टेबिलिटी के क्या होता है, एल्किन की स्टेबिलिटी के क्या होता है, समानुपाती होता है। कौन, बॉन्ड ऑर्डर एल्किन की स्टेबिलिटी के समानुपाती। बॉन्ड स्ट्रेंथ है वो भी क्या होता है, एल्किन की स्टेबिलिटी के क्या होता है, समानुपाती होता है। मतलब जितनी ज़्यादा एल्किन की स्टेबिलिटी होगी उतनी बॉन्ड ऑर्डर होगा, उतना क्या होगा, बॉन्ड स्ट्रेंथ होगा। ऐसे ही समानुपाती किसके होता है, बॉन्ड एनर्जी के, बॉन्ड एनर्जी के, बंध ऊर्जा के। और जो बॉन्ड लेंथ होती है वो क्या होती है, व्यतिक्रमानुपाती होती है। किसके, एल्किन की स्टेबिलिटी के। बॉन्ड लेंथ ये क्या होती है, व्यतिक्रमानुपाती है। ये तीन तो क्या होते हैं, समानुपाती होते हैं। मतलब अगर एल्किन की जो स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा वही किसका ऑर्डर होगा, बॉन्ड ऑर्डर, बंध क्रम का ऑर्डर होगा, वही बॉन्ड स्ट्रेंथ का ऑर्डर होगा, वही बॉन्ड एनर्जी का ऑर्डर होगा। और जो बॉन्ड लेंथ है, जो बंध लंबाई का ऑर्डर आएगा वो क्या होगा, इसके व्यतिक्रमानुपाती हो गया, मतलब इसके रिवर्स हो जाएगा। एल्किन की स्टेबिलिटी के ऑर्डर के क्या हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। कौन सा, बॉन्ड लेंथ का। ऐसे ही क्वेश्चन एल्किन की स्टेबिलिटी से ना पूछ के पूछ लिया जाता है हाइड्रोजनीकरण की उष्मा, हीट ऑफ हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन की उष्मा का ऑर्डर क्या होगा। एल्किन की स्टेबिलिटी ना पूछ के क्या पूछ लिया जाता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनीकरण। क्या पूछ लिया जाता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनीकरण। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन,
इसका मीन्स है हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा। पूछ लिया जाता है एल्किन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर ना पूछ के क्या पूछ लिया जाता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा का ऑर्डर क्या होगा। इसको अपन समझेंगे एल्किन की, इसको अपन इजीली कैसे समझेंगे, एल्किन की स्टेबिलिटी से। एल्किन की स्टेबिलिटी से वो कैसे समझते हैं। अब हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा है, इसका मीन्स क्या है, हाइड्रोजनेशन का मीन्स क्या है, इसका मीनिंग क्या है वो देखते हैं। इसका मीन्स ये है, एल्किन पर जो एल्किन होती है उस पर अपन H2 का जो अणु होता है ना उसका योग कर लेता है और कोई एनर्जी को क्या रिमूव करता है, वो क्या कहलाता है, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा। मैं बोल दूं यहाँ पे एल्किन पर H2 अणु का योग हो, जब किसी एल्किन पर जब किसी एल्किन पर H2 अणु का क्या हो, H2 अणु का योग, H2 अणु का योग हो, H2 अणु का योग हो और H2 अणु का योग होने पर, H2 अणु का योग होने पर निकलने वाली ऊर्जा, निकलने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, हाइड्रोजनीकरण। निकलने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, हाइड्रोजनीकरण। जब किसी एल्किन पर H2 अणु का योग हो, उससे निकलने वाली ऊर्जा, H2 अणु का योग होने पर निकलने वाली ऊर्जा को क्या बोलते हैं, हाइड्रोजनीकरण। इसका मीन्स क्या है वो देखना, यहाँ पे देखना कोई एल्किन है, एल्किन पर किसका योग हो, H2 अणु का, उससे निकलने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, हाइड्रोजनीकरण। यहाँ पे किसका, पाई बॉन्ड क्या कर रहा है, H2 अणु का योग कर रहा है, तो यहाँ पे क्या जुड़ गया, हाइड्रोजन क्या होता है, पाई बॉन्ड्स क्या होता है, वीक होता है। यहाँ पे क्या निकलेगी, निकलने वाली ऊर्जा। मैं बोल दूँ यहाँ पे निकलने वाली ऊर्जा, निकलने वाली ऊर्जा क्या कहलाती है, हाइड्रोजनीकरण। अगर कोई ऊर्जा निकलती है, कोई ऊर्जा रिलीज होती है तो वो क्या होती है, कोई ऊर्जा अगर रिलीज हो रही है तो क्या होगी, वो नेगेटिव होगी। कोई ऊर्जा अगर रिलीज होगी तो वो क्या होती है, नेगेटिव होती है। ठीक है, डेल एच क्या होता है, एंथैल्पी। डेल एच क्या है, एंथैल्पी। डेल एच इज इक्वल टू क्या हो गया, माइनस नेगेटिव। निकलने वाली ऊर्जा क्या होती है, हमेशा ही क्या होती है, नेगेटिव होती है। अब देखते हैं ये डेल एच में परिवर्तन कैसे आता है। डेल एच इज इक्वल टू क्या हो गया यहाँ पे, नेगेटिव। निकलने वाली ऊर्जा हमेशा ही क्या होती है, नेगेटिव होता है। ये डेल एच है, ये नेगेटिव कैसे आया, तो ध्यान से देखना। डेल एच में जो परिवर्तन है वो कैसे होता है, डेल एच इज इक्वल टू डेल एच प्रोडक्ट माइनस डेल एच रिएक्टेंट। प्रोडक्ट की एनर्जी में से क्या निकाल दूं मैं, रिएक्टेंट की एनर्जी को अगर निकाल दूं मैं, मतलब घटा दूं तो क्या होगा, मतलब माइनस कर दें तो क्या होगा, डेल एच में जो क्या होगा, परिवर्तन आ जाएगा। यहाँ पे डेल एच नेगेटिव कैसे आया, यहाँ पे मैं प्रोडक्ट और रिएक्टेंट में किसकी एनर्जी को तो इंक्रीज करूँ और किसकी एनर्जी को डिक्रीज करूँ, जिससे डेल एच क्या आ जाए, नेगेटिव आ जाए। तो यहाँ पे मैंने मान लो फर्स्ट लिया प्रोडक्ट को मैंने क्या किया, इंक्रीज किया, और रिएक्टेंट को मान लो मैंने डिक्रीज किया। प्रोडक्ट की एनर्जी को इंक्रीज किया, रिएक्टेंट की एनर्जी को डिक्रीज किया। तो ये क्या है,
ज़्यादा में से अगर कम घटाएंगे, 10 में से मान लो माइनस का 8 घटाएंगे तो क्या बचा, प्लस का 2। ये तो प्लस का बच गया डेल एच। अपने को क्या चाहिए, डेल एच नेगेटिव चाहिए, मतलब माइनस की संख्या अपने को ज़्यादा चाहिए। तो यहाँ पे मैं बोल दूँ डेल एच रिएक्टेंट को क्या करते हैं, इंक्रीज करते हैं, और डेल एच प्रोडक्ट को क्या करते हैं, डिक्रीज करते हैं। तो माइनस की संख्या मान लो ज़्यादा है, उसमें से अगर कम संख्या प्लस की घटाएं तो आएगा क्या, माइनस का 2। तो ऐसे यहाँ पे क्या आएगा, डेल एच नेगेटिव, डेल एच क्या आ जाएगा यहाँ पे, नेगेटिव। मतलब पॉजिटिव की संख्या कम है और नेगेटिव की संख्या ज़्यादा है। ज़्यादा में से अपन को कम घटाएंगे तो क्या, ज़्यादा नेगेटिव में से कम पॉजिटिव को घटाएंगे तो क्या आ जाएगा, नेगेटिव बचेगा। तो डेल एच क्या हो गया यहाँ पे, नेगेटिव। डेल एच की जो एनर्जी है ये क्या होगी, नेगेटिव। यहाँ पे रिलीज होने वाली एनर्जी को क्या बोल रहे हैं, एंथैल्पी। डेल एच क्या होता है यहाँ पे, एंथैल्पी, एंथैल्पी। ये क्या है, डेल एच। अब इनमें देखते हैं ग्राफ, ग्राफ देखते हैं किसमें, डेल एच नेगेटिव में। किसी एल्कीन पर अगर एस्टो अणु का योग और उससे निकलने वाली ऊर्जा हो उसको क्या कहते हैं, हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा। अब इनमें क्या देखते हैं, ग्राफ देखते हैं। ध्यान से समझिएगा स्टूडेंट्स ग्राफ को। ये क्या अपना ई, ये क्या है अपनी अभिक्रिया, रिएक्शन। यहाँ पे मैंने क्या बताया, रिएक्टेंट की एनर्जी को मैंने क्या बताया, इंक्रीज बताया, और प्रोडक्ट की एनर्जी को मैंने क्या बताया, डिक्रीज बताया। ये बताया था अभी मैंने। डेल एच में जो परिवर्तन आया था वो क्या था, डेल एच प्रोडक्ट माइनस डेल एच रिएक्टेंट। इसकी जो परिवर्तन था वो इसमें ज़्यादा होगा, प्रोडक्ट ज़्यादा होगा तो रिएक्टेंट कम होगा, तो डेल एच क्या आया था, नेगेटिव आया था। किसको ज़्यादा करूँ, रिएक्टेंट को ज़्यादा करूँ, प्रोडक्ट को कम करूँ, तो डेल एच क्या आ जाएगा, नेगेटिव आ जाएगा। तो इस हिसाब से अपने क्या ले रहे हैं, रिएक्टेंट को ज़्यादा ले रहे हैं, किससे, प्रोडक्ट से। ये क्या है यहाँ पे, रिएक्टेंट। ये क्या है यहाँ पे, रिएक्टेंट। ये क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट। क्या है यहाँ पे, प्रोडक्ट। रिएक्टेंट की एनर्जी क्या होती है, ज़्यादा होती है, किससे, प्रोडक्ट से। ये मान लो रिएक्टेंट की है, ये किसकी है, प्रोडक्ट की है। इन दोनों एनर्जी के बीच का जो डिफरेंस है वो क्या कहला रहा है, डेल एच नेगेटिव। यहाँ पे क्या है, डेल एच नेगेटिव, डेल एच क्या आ रहा है, नेगेटिव। ये क्या है, हाइड्रोजन की ऊष्मा का ग्राफ। आप देखते हैं हाइड्रोजनीकरण की जो ऊष्मा है ये किस पे डिपेंड कर रही है, हाइड्रोजनीकरण की जो ऊष्मा है ये एल्किन की किस पे, स्टेबिलिटी पे डिपेंड कर रही है, एल्किन की स्टेबिलिटी पे। हाइड्रोजनीकरण की जो ऊष्मा है वो किस पे डिपेंड कर रही है, एल्किन की स्टेबिलिटी पे। हाइड्रोजन की ऊष्मा है वो किस पे कर रही है, एल्किन की स्टेबिलिटी पे डिपेंड करती है, एल्किन स्टेबिलिटी पे। तो देखते हैं ये एल्किन की स्टेबिलिटी पे कैसे डिपेंड करती है। मैंने यहाँ पे लिखा हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन। हीट ऑफ हाइड्रोजिनेशन है वो व्यक्त करवानुपाती होता है किसके, 1 स्टेबिलिटी के, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन के, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन के। एल्किन की स्टेबिलिटी के क्या होता है, व्यक्त करवानुपाती होता है। कौन, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन किसके, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन के। मैं यहाँ पे बोल दूँ अगर एल्किन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी तो उसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होगा, कम होगा। मतलब एल्किन की जो स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर आएगा
उसका उल्टा कर देंगे किसका ऑर्डर, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। अपन किसी कोई भी एग्जांपल लेंगे, उसमें फर्स्ट क्या निकालेंगे, स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन। एल्किन की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर आएगा उसका उल्टा कर देंगे हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का। तो अपन कोई एग्जांपल ले रहे हैं पहले। एल्किन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड कर रही है, अल्फा एच की संख्या पे। एल्किन की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर आएगा उसका अपन क्या कर देंगे, रिवर्स मतलब उल्टा कर देंगे। तो किसका ऑर्डर आ जाएगा, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का। मैंने कोई भी एग्जांपल लिया यहाँ पे। ये मैंने एग्जांपल लिए हैं, इसमें देख रहे हैं ये जो एल्किन है, एल्किन के जस्ट पास वाला कार्बन क्या कहलाता है, एडजेसेंट कार्बन। इसके पास वाला कार्बन ये भी एडजेसेंट कार्बन और ये भी एडजेसेंट कार्बन। इस एल्किन के जस्ट पास वाला कार्बन ये तो ये है, ये क्या कहलाएगा, इसका एडजेसेंट कार्बन। और ये कार्बन भी क्या कहलाएगा, इसका एडजेसेंट कार्बन। और ये कार्बन भी इसका क्या है, एडजेसेंट कार्बन। इस एल्किन के पास वाला कार्बन ये है, इस एल्किन के पास वाला कार्बन एडजेसेंट ये भी है, ये अल्फा कार्बन है, ये सभी क्या है, अल्फा कार्बन है। एल्किन के पास वाला कार्बन क्या कहलाता है, एडजेसेंट कार्बन। उस कार्बन को क्या बोलते हैं, अल्फा कार्बन। इस एल्किन के पास वाला कार्बन कौन सा है, ये कार्बन, ये कहला रहा है अल्फा कार्बन। अल्फा कार्बन से जुड़े हाइड्रोजन क्या कहलाते हैं, अल्फा हाइड्रोजन। तो इसमें देख रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी है, अल्फा एच कितने हैं, इसमें अल्फा एच कितने हैं, 2 और 2 यहाँ पे 4, 4 + 3 कितने हो गए, 9, सॉरी 2 यहाँ पे और 2 यहाँ पे, और यहाँ पे कितने 3 हैं। तो 3 + 2 कितने हो गए, 5, 5 + 2 कितने हो गए, 7। इसमें अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 7। इसमें देख रहे हैं अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, यहाँ पे 2 हैं, यहाँ पे भी 2 हैं और यहाँ पे भी 2 है अल्फा हाइड्रोजन। तो 2 + 2 + 2 कितने हो गए, 6। तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, यहाँ पे 6। यहाँ पे देखेंगे अल्फा हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे कितनी है, 3, यहाँ पे भी कितनी है, 3। अल्फा हाइड्रोजन की संख्या यहाँ पे 3 है और यहाँ पे भी 3 है और यहाँ पे 2, यहाँ पे भी क्या है 2। तो 3 + 3 6 हो गया, 6 + 2 8 हो गए, 8 + 2 कितने हो गए, 10। तो अल्फा हाइड्रोजन की संख्या कितनी होगी, 10। इसमें देख रहे हैं यहाँ पे 2 और यहाँ पे भी 2 क्या है, अल्फा हाइड्रोजन। ये जो मैं लगा रही हूँ नंबरिंग, ये किसकी है, अल्फा हाइड्रोजन की। तो यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन कितने हैं, 4। 2 + 2 कितने हो गए, 4। अपन देख क्या रहे हैं क्वेश्चन में, स्टेबिलिटी, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन, हीट ऑफ हाइड्रोजनेशन का ऑर्डर क्या होगा, हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा का ऑर्डर बताओ। इस हीट ऑफ हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजन की ऊष्मा ये किस पे डिपेंड करती है, एल्किन की स्टेबिलिटी पे, एल्किन स्टेबिलिटी पे, एल्किन की स्टेबिलिटी पे। मैं बोलती हूँ स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन पे डिपेंड करती है। एल्किन की स्टेबिलिटी ये किस पे डिपेंड करती है, अल्फा एच की संख्या पे। अगर अल्फा एच की संख्या ज़्यादा होगी तो एल्किन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी। जिस कंपाउंड्स में एल्किन की स्टेबिलिटी ज़्यादा होगी उसमें हीट ऑफ हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा सबसे कम होगी। ये क्या होती है, इसके रिवर्स होती है। एल्किन की स्टेबिलिटी की क्या होती है, हीट ऑफ हाइड्रोजनीकरण जो ऊष्मा क्या होती है, रिवर्स होती है। अपन एल्किन की स्टेबिलिटी का पहले ऑर्डर निकालेंगे, उसका अपन रिवर्स करेंगे, हीट ऑफ हाइड्रोजनीकरण, हाइड्रोजनीकरण की ऊष्मा। तो एल्किन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या होगा, मैं फर्स्ट निकाल रही हूँ एल्किन की स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन, एल्किन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर निकाल रहे हैं। एल्किन की स्टेबिलिटी किस पे डिपेंड करती है, अल्फा एच की संख्या पे। तो इसमें सबसे ज़्यादा अल्फा एच किस में है, इसमें कितने हैं,
3 3 6 7 8 9 10 10 इसमें सबसे ज़्यादा अल्फा हाइड्रोजन है, तो सबसे ज़्यादा किसकी होगी? थर्ड कंपाउंड्स की। उसके बाद में किसकी होगी? फर्स्ट कंपाउंड्स की। फर्स्ट में कितने हैं? 3 + 2 5 6 और 7 अल्फा हाइड्रोजन है। उसके बाद में होगी फर्स्ट की। फर्स्ट के बाद में किसकी होगी? सेकंड की। सेकंड में क्या है? 6 अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ पे 2, यहाँ पे 2 2 + 2 कितने हो गए? 6। उसके बाद में किसकी होगी? सेकंड की। सबसे कम किसकी होगी? फोर्थ कंपाउंड्स की। और इसमें अल्फा हाइड्रोजन भी कितने हैं? 4 ही हैं। इसी एडजेसेंट कार्बन कौन सा है? ये कार्बन और ये कार्बन। तो कितने अल्फा हाइड्रोजन हो गए? 4 अल्फा हाइड्रोजन है। इसकी स्टेबिलिटी सबसे कम है क्योंकि इसमें अल्फा हाइड्रोजन की संख्या सबसे कम है। तो मैं स्टेबिलिटी का ऑर्डर क्या है अपना? एल्किन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आया थर्ड की सबसे ज़्यादा होगी और सबसे कम किसकी है? फोर्थ की। अपना एल्किन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आया। अपन ऑर्डर किसका निकालेंगे? हीट ऑफ हाइड्रोजनीकरण। हाइड्रोजनीकरण की उष्मा का ऑर्डर। हीट ऑफ हाइड्रोजनीकरण की उष्मा का ऑर्डर पूछा है अपने को क्वेश्चन में। तो सबसे कम किसकी होगी? अब एल्किन की स्टेबिलिटी का ऑर्डर आएगा, उसका क्या करना है अपने को? रिवर्स करना है। तो थर्ड की क्या होगी? हीट ऑफ हाइड्रोजन की उष्मा वो थर्ड की सबसे कम होगी। थर्ड की सबसे कम, फिर किसकी होगी? फर्स्ट की। उसके बाद में होगी सेकंड की। उसके बाद में किसकी होगी? फोर्थ की। मतलब हीट ऑफ हाइड्रोजन की जो उसमें है वो सबसे ज़्यादा किस में होगी? फोर्थ कंपाउंड्स में। मैं यहाँ पे बात कर लूँ कि फोर्थ कंपाउंड्स की हीट ऑफ हाइड्रोजनीकरण की उष्मा सबसे ज़्यादा है। उसके बाद में सेकेंड्स की, अपना जो क्वेश्चन का आंसर है वो निकाल रहे हैं। उसके बाद में फर्स्ट की। फर्स्ट के बाद में किसकी? थर्ड की। ये अपना किसका ऑर्डर आ गया? हीट ऑफ हाइड्रोजनीकरण की उष्मा का ऑर्डर। हीट ऑफ हाइड्रोजनीकरण की उष्मा का यह ऑर्डर होगा। एल्किन की स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर है उसका क्या होगा? रिवर्स। ऐसे ही अपने क्या हो गए? अपने क्या पढ़ा था अनुप्रयोग में? फर्स्ट अनुप्रयोग पढ़ा था स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकेटाइन। सेकेंड अपने पढ़ा था स्टेबिलिटी ऑफ फ्री रेडिकल। थर्ड अपने पढ़ लिया स्टेबिलिटी ऑफ एल्किन। इसमें कितने टाइप के क्वेश्चन आएंगे वो अपन ने देख लिया। बॉन्ड ऑर्डर, बॉन्ड स्ट्रेंथ और बॉन्ड एनर्जी, ये क्या होती हैं? एल्किन की स्टेबिलिटी के क्या होती हैं? समानुपाती होती है। मतलब जो ऑर्डर एल्किन की स्टेबिलिटी का होगा वही इनका होगा। बॉन्ड लेंथ और हीट ऑफ हाइड्रोजनीकरण की उष्मा, ये दोनों क्या होते हैं? इसके रिवर्स, मतलब इसके व्यक्त कर्मानुपाती होते हैं, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होते हैं। अब देखते हैं ऐसे ही एक सब अनुप्रयोग है किसका? हाइपर कॉन्जुगेशन का, अति संयुग्मन प्रभाव का। वो क्या है? रिलेटिव रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ARSE रिएक्शन। ये हाइपर कॉन्जुगेशन अति संयुग्मन प्रभाव के प्रति क्या व्यवहार करती है ये अपन देखेंगे। मैं से बोल दूं ARSE रिएक्शन को इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। नाभिक स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। नाभिक स्नेही, सॉरी मैंने क्या बताया था? रिलेटिव रिएक्टिविटी टुवार्ड्स एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रियाएं। इलेक्ट्रॉन स्नेही, मैं यहाँ पे बोल दूं इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर अति संयुग्मन प्रभाव। मतलब जो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया होगी इस पर अति संयुग्मन प्रभाव पर क्या फर्क पड़ेगा? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर अति संयुग्मन प्रभाव, अति संयुग्मन प्रभाव। एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन
ARSC रिएक्शन, मैं बोलता हूँ एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ARSC रिएक्शन किसमें? एरोमेटिक कंपाउंड में, किसमें? एरोमेटिक कंपाउंड में। इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर अतिसंयुग्मन प्रभाव, कि अतिसंयुग्मन प्रभाव है वो इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया में कैसे देखने को मिलता है। एरोमेटिक कंपाउंड्स क्या होता है? जब मैंने एरोमेटिसिटी पढ़ाया था तब बताया था एरोमेटिक कंपाउंड्स वो होगा जो 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन्स रूल को क्या करे? फॉलो करे। ये मैंने एरोमेटिसिटी पढ़ाया था तब आपको बता दिया था। इसकी कंडीशन क्या थी? ये फर्स्ट थी ये साइक्लिक होना चाहिए, सेकेंड थी ये प्लेनर होना चाहिए, प्लेनर, थर्ड इसकी कंडीशन थी ये डीलोकेलाइज होना चाहिए। अगर इसमें n की वैल्यू 1 पुटअप करते हैं तो क्या आता है? 6 पाई, n की वैल्यू फर्स्ट इसमें 0 पुटअप करेंगे तो क्या आएगा? 4 × 0 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 जो भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होंगे? डीलोकेलाइज होंगे। इसमें n की वैल्यू कितनी थी? 0 1 2 1 2 3 और 4, ये चलता रहता है। जो भी पाई इलेक्ट्रॉन होंगे वो क्या होने चाहिए? डीलोकेलाइज होने चाहिए। किसकी कंडीशन थी? एरोमेटिक कंपाउंड्स की। ये मैंने एरोमेटिसिटी में आपको बता दिया था। अब बात आती है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया बेंजीन का। बेंजीन क्या एरोमेटिक कंपाउंड्स है क्या? ये देखते हैं पहले तो। बेंजीन एक पाई बॉन्ड्स में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं? 2 इलेक्ट्रॉन, 2 + 2 + 2 6 पाई इलेक्ट्रॉन, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। अगर मैं n की वैल्यू यहाँ 0 पुटअप करूँ तो 4 × 0 + 2 कितने हो गए? 6 पाई इलेक्ट्रॉन। मतलब ये कंपाउंड्स क्या है? एरोमेटिक है। इसमें 6 पाई इलेक्ट्रॉन क्या हो रहे हैं? डीलोकेलाइज है। ये साइक्लिक है, ये प्लानर है। ये किसकी कंडीशन होगी? एरोमेटिक कंपाउंड्स की। अब देखते हैं इसकी जनरल रिएक्शन, किसकी? इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया की जनरल रिएक्शन देखते हैं। इलेक्ट्रॉन स्नेही, इससे इलेक्ट्रॉन से सब्स्टिट्यूशन एस रिएक्शन, आर ESR रिएक्शन, वैसे बोलते हैं एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन ARSC रिएक्शन। तो यहाँ से इलेक्ट्रॉन से E, स्नेही से S, सब्स्टिट्यूशन अभिक्रिया से R रिएक्शन। तो देखना अपने एक जनरल रिएक्शन लेते हैं। जनरल रिएक्शन को समझना आप। ये क्या है? बेंजीन। बेंजीन किसकी तरह व्यवहार करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह, नाभिक स्नेही की तरह, नाभिक स्नेही। क्यों? इसमें क्या इलेक्ट्रॉन्स की क्या होती है? डेंसिटी। इसके कारण किसकी तरह व्यवहार करता है? न्यूक्लियोफाइल की तरह। ये मैंने बता दिया था पीछे की क्लास में। यहाँ पे क्या लिया मैं? इलेक्ट्रोफाइल। इलेक्ट्रोफाइल क्या होता है? इलेक्ट्रॉन स्नेही। ये नाभिक स्नेही, तो ये क्या हो गया? इलेक्ट्रॉन स्नेही। रिएक्शन करके क्या बनाएगा? प्रोडक्ट। रिएक्शन करके प्रोडक्ट बनाएगा। यहाँ पे क्या हो जाएगा? H -H पॉजिटिव क्या हो जाएगा? रिमूव हो जाएगा। ये क्या है? एक इलेक्ट्रॉन स्नेही है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? इलेक्ट्रोफाइल। यहाँ पे क्या है? इलेक्ट्रोफाइल। ये क्या कहलाएगी? अपनी जनरल रिएक्शन। ये क्या अपनी एक जनरल रिएक्शन है। इस जनरल रिएक्शन के बेसिस पे ही क्या अपन क्या देखेंगे? अतिसंयुग्मन प्रभाव, इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर अतिसंयुग्मन प्रभाव। इसके अगर मैं न्यूक्लियोफाइल की अगर न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या कर दूं? इंक्रीज कर दूं। न्यूक्लियोफाइल में न्यूक्लियोफिलिसिटी को क्या कर दूं? इंक्रीज कर दूं। न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या कर दूं? न्यूक्लियोफिलिसिटी इलेक्ट्रॉन स्नेहिता, इलेक्ट्रॉन स्नेहिता का मैं इंक्रीज कर दूं तो ESR रिएक्शन भी क्या हो जाएंगी? इंक्रीज हो जाएगी। मतलब इलेक्ट्रॉन स्नेही प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या हो जाएगी?
इंक्रीज हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया इंक्रीज होगी तो उसमें अति संयुग्मन प्रभाव भी क्या होगा, हाइपर कॉन्जुगेशन भी क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो देखते हैं इसकी इलेक्ट्रोफिलिसिटी को अपन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं, इसके नाभिक स्नेहिता को अपन कैसे इंक्रीज कर सकते हैं। इसमें मैं कौन से ग्रुप ऐड करूं जिसकी वजह से इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाए, इंक्रीज हो जाए। इस पे इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप मतलब इलेक्ट्रॉन देने वाले ग्रुप अगर ऐड कर दें किस पे, बेंजीन रिंग पे, तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। इसको मैं हाइपर कॉन्जुगेशन से जोड़ूं, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग, इसको मैं किससे जोड़ूं, हाइपर कॉन्जुगेशन से, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हाइपर कॉन्जुगेशन। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हाइपर कॉन्जुगेशन अपन ने किस में पढ़ा था, प्लस एच। इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग हाइपर कॉन्जुगेशन किसको बोलते हैं, प्लस एच हाइपर कॉन्जुगेशन को। तो मैं बोल दूं यहाँ पे इस पे प्लस एच वाले ग्रुप अगर ज़्यादा होंगे तो उस कंपाउंड्स के क्या होगी, ESR रिएक्शन ज़्यादा देगा वो कंपाउंड्स। अगर वो ESR रिएक्शन ज़्यादा देगा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया ज़्यादा देगा तो उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन भी क्या होगा, ज़्यादा होगा। मैं यहाँ पे बोल दूँ इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप, इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप ERG ग्रुप, तो प्लस एच, मैं बोल दूँ प्लस एच ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे, प्लस एच ग्रुप जितने ज़्यादा होंगे उस कंपाउंड्स की ESR रिएक्शन ज़्यादा होगा, वो कंपाउंड्स अति संयुग्मन प्रभाव भी क्या देगा, ज़्यादा देगा। तो इसकी न्यूक्लियोफिलिसिटी किससे इंक्रीज होगी, प्लस एच वाले ग्रुप से, मतलब प्लस एच हाइपर कॉन्जुगेशन बताया था मैंने, और एक सेकंड बताया था माइनस एच हाइपर कॉन्जुगेशन। तो इलेक्ट्रॉन रिलीजिंग ग्रुप का मीन्स है प्लस एच हाइपर कॉन्जुगेशन। अगर बेंजीन रिंग पे मैं प्लस एच वाले ग्रुप ऐड करूँ, प्लस एच हाइपर कॉन्जुगेशन, तो इस कंपाउंड्स की क्या होगी, ESR रिएक्शन भी ज़्यादा देगा। अगर जो रिएक्शन ESR ज़्यादा देगा वो अति संयुग्मन प्रभाव भी क्या देगा, ज़्यादा देगा। बेंजीन रिंग पे ऐसे कंपाउंड्स को ऐड करो वो क्या हो, प्लस एच हाइपर कॉन्जुगेशन शो कर रहा हो। इसके अपन एक एग्जांपल लेते हैं जिससे सारे कंसेप्ट क्या हो जाएंगे, क्लियर हो जाएंगे। मैंने यहाँ पे कोई एग्जांपल लिया, ध्यान से समझना इस एग्जांपल को। ये बेंजीन रिंग है, मैंने यहाँ पे ऐड किया CS3, ये बेंजीन रिंग है, यहाँ पे मैंने ऐड किया CD3, ये क्या है, हाइड्रोजन के आइसोटोप। यहाँ पे मैंने किया CD3, यहाँ पे मैंने ग्रुप्स ऐड किए। इसमें अपन क्या देखेंगे, कि कौन सा कंपाउंड्स है वो ESR देगा। ESR रिएक्शन का ऑर्डर क्या होगा, इस कंपाउंड्स में ESR रिएक्शन कौन देगा, ESR रिएक्शन देगा वो क्या देगा, अति संयुग्मन प्रभाव देगा, वो क्या देगा, हाइपर कॉन्जुगेशन देगा। तो दोनों का ऑर्डर एक ही होगा। ESR का ऑर्डर होगा वो किसका होगा, अपने क्या पढ़ा, इलेक्ट्रॉन्स नहीं प्रतिस्थापन अभिक्रिया पर अति संयुग्मन प्रभाव का, अति संयुग्मन प्रभाव से क्या क्या इफेक्ट पड़ता है। तो ये अपने को देखना है हाइड्रोजन, ड्यूटेरियम और ट्राइटियम में कि इसमें ये क्या, ये बेंजीन रिंग है, ये किसकी तरह व्यवहार कर रही है, एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह। पहले तो अपने को ये दिख रहा है बेंजीन न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार कर रही है सभी कंपाउंड्स में, और इन पे जुड़े जो CS3 CD3 आई किसकी तरह, इलेक्ट्रॉन स्नेही, इलेक्ट्रॉन स्नेही की तरह व्यवहार कर रही है। ये नाभिक स्नेही न्यूक्लियोफाइल की तरह, ये न्यूक्लियोफाइल की तरह व्यवहार करिए। अब इसमें देख रही है जो ग्रुप्स जुड़ रहे हैं CS3 CD3 और CT3, इनमें हाइपर कॉन्जुगेशन किस में ज़्यादा होगा। तो हाइपर कॉन्जुगेशन किस में ज़्यादा होगा, मैंने बताया था भारी समस्थानिक का द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होता है, भारी समस्थानिक का द्रव्यमान सबसे ज़्यादा होता है। तो इसमें सबसे ज़्यादा द्रव्यमान किसका है, ट्राइटियम का, हाइड्रोजन का द्रव्यमान एक, मतलब प्रोटियम का एक होता है, ड्यूटेरियम के 2 द्रव्यमान संख्या 2 होती है और ट्राइटियम की द्रव्यमान संख्या 1 होती है। मतलब इनके परमाणु क्रमांक तो सेम होते हैं और इनके द्रव्यमान संख्या डिफरेंट होती है। ये मैंने पीछे के लेक्चर में आपको बता दिया था। भारी समस्थानिक का बंध सामर्थ्य ज़्यादा होता है, जिसका बंध सामर्थ्य ज़्यादा होगा
वो उसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कम इन्वॉल्व होगा। जैसे मैंने बताया हाइड्रोजन ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन ट्राइटेरियम, अगर ऊपर से नीचे आ रहे हैं तो बंध सामर्थ्य क्या हो रहा है, ज़्यादा है। जिसका बंध सामर्थ्य जितना ज़्यादा, उसमें क्या होगा, वो बॉन्ड इजीली ब्रेक नहीं हो पाएगा। इसकी वजह से इसमें हाइपर कॉन्जुगेशन कम इन्वॉल्व होगा कंपेयर टू प्रोटियम और ड्यूटेरियम। इसका मैंने रीजन पीछे की क्लास में बता दिया था। हाइड्रोजन में हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज़्यादा होता है किस कंपेयर टू ड्यूटेरियम ट्राइटेरियम। मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन सबसे ज़्यादा किस में, CH3 में, फिर CD3 में, फिर CT3 में। तो जितना ज़्यादा हाइपर कॉन्जुगेशन वो कंपाउंड ESR रिएक्शन भी उतनी ही ज़्यादा देगा। तो ESR का ऑर्डर क्या हुआ, फर्स्ट कंपाउंड ESR सबसे ज़्यादा देगा, फिर सेकेंड कंपाउंड देगा, फिर थर्ड कंपाउंड्स। ये अपना क्या है, ESR रिएक्शन का ऑर्डर। ऐसे ही मैं यहाँ पे मान लो CH3 ग्रुप, ये ग्रुप ना लगा के इनको अपन देख लें एल्किन की स्टेबिलिटी वाले से, अल्फा H से। हाइपर कॉन्जुगेशन किस पे डिपेंड करता है, अल्फा H की संख्या पे। अगर अल्फा H अति संयुग्मन प्रभाव उस कंपाउंड्स में ज़्यादा होगा जिसमें अल्फा H की संख्या क्या हो, सबसे ज़्यादा हो। तो सेकेंड अपना एग्जाम्पल बना लिया अपन, सेकेंड नंबर एग्जाम्पल ध्यान से देखना। यहाँ पे मैंने कोई ग्रुप ऐड किया, मान लो CH3, यहाँ पे मैंने ऐड किया एथिल ग्रुप, यहाँ पे ऐड किया मैंने प्रोपिल ग्रुप। तो इसमें देख रहे हैं इसके जस्ट पास वाला कार्बन क्या कहलाएगा, ये एल्कीन अपनी, इसके जस्ट पास वाला कार्बन अल्फा कार्बन। ये कार्बन भी कौन सा है, अल्फा कार्बन। सॉरी, ये वाला कार्बन अल्फा कार्बन, ये वाला कार्बन कौन सा है, अल्फा कार्बन। इसमें अल्फा H कितनी है, इसमें अल्फा H 3 है। यहाँ पे CH3 ग्रुप जुड़ा है, यहाँ पे अल्फा H कितनी है, कार्बन, इसकी वैलेंसी 4 होती है तो एक कार्बन से जुड़ रही है, दूसरी भी कार्बन से जुड़ रही है। तो यहाँ पे इसकी अल्फा H कितनी है, 2। अल्फा H कितनी है, यहाँ पे 2। यहाँ पे देखते हैं अल्फा H 1। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो अल्फा H की संख्या क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। लेफ्ट टू राइट जा रहे हैं तो अल्फा H की संख्या क्या हो रही है, डिक्रीज। अगर अल्फा H की संख्या डिक्रीज हो रही है तो उस कंपाउंड्स में ESR रिएक्शन भी क्या होगी, डिक्रीज होगी। तो सबसे ज़्यादा ESR रिएक्शन का ऑर्डर क्या है, फर्स्ट का, फिर सेकंड का, फिर थर्ड का। इसको अपन किसे देख लिया, एल्किन की स्टेबिलिटी से, मतलब हाइपर कॉन्जुगेशन से। अल्फा H की संख्या क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। अल्फा H क्या हो रही है, डिक्रीज हो रहे हैं। तो सबसे ज़्यादा ESR रिएक्शन कौन देगा, फर्स्ट कंपाउंड देगा, फिर सेकंड कंपाउंड, फिर थर्ड कंपाउंड। क्यों, क्योंकि इसमें अल्फा H की संख्या क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। जितनी ज़्यादा अल्फा H, एल्किन की स्टेबिलिटी उतनी ज़्यादा। अगर वो रिएक्शन ESR रिएक्शन के प्रति उतना ही कम रिएक्टिव होगा जिसमें अल्फा H की संख्या कम हो। ये अपन किसे देखा है, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ESR रिएक्शन। रिलेटिव रिएक्टिविटी देखिए किसकी, एरोमेटिक इलेक्ट्रोफिलिक सब्सटीट्यूशन रिएक्शन, ARSE रिएक्शन। मैं बोल दूं इलेक्ट्रॉन से नहीं, प्रतिस्थापन अभिक्रिया, ESR रिएक्शन। क्या अपन क्या देखा है, ऑर्डर देखा है। ये अपना क्या हो गया, हाइपर कॉन्जुगेशन अति संयुग्मन प्रभाव है, वो कंप्लीट हो गया है। कल के लेक्चर में अपन क्या पढ़ेंगे, रेजोनेंस अनुनाद। अगर ये लेक्चर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर दे। थैंक यू।